करानी है सबने। ठीक है, तो अब तक जो हमने चैप्टर 2 में किया था, इट वॉज अबाउट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हमारा ना जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये सब पढ़ चुके हैं डिग्री क्या होती है। अच्छा, डिग्री ना अगर सीधी सादी सी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं जी हमें तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। समटाइम्स अरेंजमेंट में टर्म्स नहीं दी होती। अरेंजमेंट कैसे? डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर नहीं दिया होगा, आपकी डिग्री वाली टर्म इन बिटवीन कहीं छुपाई होगी। तो आपको लगता है जैसे एक्स क्यूब होगा प्लस एक्स रेज टू पावर 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स, ऐसे दिया होगा। आपको लगेगा अच्छा लीडिंग टर्म में एक्स क्यूब है। ये होता है, नहीं हो रहा तो अच्छी बात है। ये होता है, टेंडेंसी होती है, आपको सारी टर्म्स चेक करनी है। जल्दी जल्दी में हम देखते हैं, एक्स क्यूब मार्क कर देते हैं, 3 ऑप्शन दिख रहा है, मार्क कर दिया। तो एक ये होता है, एक हमें टर्म्स दी जाती है प्लस माइनस में। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू एक्स क्यूब माइनस 5, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हाँ, अब यही गलती होती है ना। देखो एक स्क्वायर में है एक क्यूब में है, यहां पर ना हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वाला जो चैप्टर था ना हमारा, वो काम आएगा। क्या करना है इसमें? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, लिखो सारे। ये प्रॉब्लम्स है जो आपको एग्जैक्ट आएंगी। होता क्या है, कॉन्सेप्ट में लगता है बहुत अच्छा है, आता है, इजी है, रिवीजन में ये रिवाइज नहीं करते, पेपर में कुछ आया तो गलती वहां करके आते हो। तो जब मैं आपको नोट्स शेयर करने की बात कह रही हूँ ना बेटा, मैं सोच रही हूँ, मतलब आई एम अरेंजिंग इन सच अ वे कि ये सारी चीजें वहां पर लिखी हो ताकि आप उसको बार बार पढ़ सको। ठीक है ना, जो चैप्टर 1 में हमसे गलती हुई है सच में आपके साथ कि मैंने प्रॉपर रिटन नोट्स नहीं दिए, वही सब आपको लिखवाया क्लास में, जो आप बार बार रजिस्टर्स नहीं पढ़ रहे हो। आई वांट कि आपको वो पीडीएफ की फॉर्म में मिला हो, तुम बार बार पढ़ सको कि क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम कब बनता है, तो कौन कौन सी कंडीशंस चेक करनी होती है, वो सारी, कि मिड पॉइंट कब चेक करेंगे, मिड पॉइंट के बाद फर्दर हमें कैसे चेक करना है, उसमें कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, इनकम्प्लीट होगा तो हर कोई गलत करेगा, तो पेयरिंग कैसे करनी है उसको टाइम लगता है सीरियसली, बट मुझे पता है कि मैं बना लूंगी वो नोट सारे। तो यहां पर देखो, डिग्री क्या आ गई, एक्स रेज टू पावर 5, यहां से 5x स्क्वायर प्लस 3 × 2 6x³ माइनस 15, तो डिग्री क्या हो गई 5। ठीक है ना। अब देखो होता क्या है तो ये क्वेश्चन 1 एमसीक्यू का, 1 मार्क का। आप इसमें इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए चारों की चारों टर्म्स निकालो, कोई सेंस नहीं है। क्या हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो ये स्क्वायर वाली टर्म है इस क्यूब वाली टर्म से मल्टीप्लाई होकर डिग्री 5 देगी, और ये डिग्री 5 किसी और टर्म से नहीं आएगी। बात समझ में आई? अब गलती यहां पर यह भी होती है कि वी राइट 6 इन द ऑप्शन, 6 ऑप्शन में दिया होगा, हम 3 × 2 कर लेते हैं। लेकिन जब आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, पावर्स विल बी एडेड एज पर द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। समझ में आया? तो गलती क्या क्या होती है कि हम इसे 6 लिख दें, हम क्यूब लिख दें, हम स्क्वायर लिख दें। मल्टीप्लाई में है तो आपको मल्टीप्लाई करके आंसर देना होगा। तो सेकंड थिंग जो हमें चेक करनी है, जो मुझे पता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हम ओरली बता पाएंगे कि यहाँ पे स्क्वायर की टर्म, ये क्यूब की टर्म, तो बाकी सब मुझे क्यों निकालनी है, मुझे तो कोएफिशिएंट्स नहीं पूछा होगा। समझ में आ गया? तो डिग्री 5 होगी। आप ये ओरली भी बता सकते थे। आइडेंटिफाई करो, अगर मान लो कुछ ऐसे दिया हो, लिखो डिग्री ऑफ दिस टर्म x² प्लस x³ प्लस 5 × x³ प्लस x⁴ प्लस 1, कुछ ऐसे दिया हो। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मल्टीप्लाई करना है तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे? यहां से मुझे दिख रहा है क्यूब की टर्म, हाँ, यहां से डिग्री 4 मल्टीप्लाई, और कुछ करना चाहिए मुझे? इसके बाद जो भी एक्स की पावर्स आएंगी वो 7 से कम होंगी। आप स्क्वायर को क्यूब से कर लो, पावर 5 आएगी, स्क्वायर को पावर 4 से कर लो, पावर 6 आएगी। तो मैक्सिमम हमारे पास डिग्री 7 है। सिर्फ इंस्पेक्शन से मैंने बता दिया, टाइम सेव हुआ, प्लस अगर हम ऐसे सॉल्व करते तो रिवीजन भी हमें अच्छी हो जाती है। तो डिग्री के क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे वाले आएंगे, आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि सिंपल से क्वेश्चंस हमें आ जाए और हम उसमें ही शाइन कर जाए। ठीक होगी बात ये? क्लियर? राइट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनकर आएगा वो है डिग्री का। फिर ऑब्वियसली डिग्री के बेसिस पे बताओ क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कौन से हैं वो सब बता सकते हैं। देन पॉलिनोमियल है या नहीं है। मान लो आपको कहा है इसकी डिग्री बताओ, आपको जी ये तो क्वाड्रेटिक है लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है।
ठीक है, तो लिखोगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल हेंस वी कैन नॉट फाइंड द डिग्री, क्योंकि डिग्री नहीं, जब पॉलिनोमियल नहीं तो डिग्री क्यों होगी। ठीक है ना। मैं तुम्हें क्लास 11 का क्वेश्चन दूं आपको, मैम क्लास 11 में नहीं है तो हमें क्वेश्चन क्यों दे रहे हो। वही चीज है कि जब ये पॉलिनोमियल वाला कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करता तो इसके पास डिग्री होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, कोई इसके पास वो ऑप्शन नहीं है। देन नेक्स्ट इज टू फाइंड द कोएफिशिएंट। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें 1 मार्क करके आएंगे ना, लिखो, वो होंगे कोएफिशिएंट्स वाले, वो होंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म। ठीक है, टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, देखो, टेक द साइन इनटू कंसिडरेशन। गलती हमारी क्या होती है, हमें माइनस प्लस का साइन दिख भी रहा हो, हम बोलेंगे टू, जैसे मैंने लिख दिया -2x3, यहां तो दिख रहा है -2, मैंने 4 - 2 लिख दिया, और मैंने पूछा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x3, आप कहते हो 2। जो आप मिस्टेक है, यहाँ पे साइन को देखना है, तो फर्स्ट पॉइंट टू बी कंसिडर इज साइन। फिर अब सीधे से क्वेश्चंस आ जाए तो कितना अच्छा हो, ऐसा नहीं होता। तो इसमें ट्विस्टिंग क्या दे सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3x² लिखकर फिर यहाँ पर क्यूब की टर्म दे दी। अब मैं बोलती हूँ निकालो क्यूब का लेका कोएफिशिएंट, तो आपको हो गया -2 + 5। तो इसमें लाइक टर्म्स को ऐड करना होता है, तो वो कोएफिशिएंट क्या बनेगा, +3। जैसे कि मैथ्स के मार्क्स 80 + 20 चाहे पेपर आता हो, टोटल आपकी मार्कशीट में तो टोटल ऐड करके आता है ना, कि थ्योरी में, प्रैक्टिकल में इतने, थ्योरी में इतने, ऐसे आता है ना। अब मैं पूछूं मैथ्स मार्क्स कितने हैं मैम, 68 उसमें, 20 उसमें, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम, कैसे बोलते हैं, मैम 98 आए हैं, मैम 88 आए हैं, तो जिसमें वी एज्यूम के 20 तो हमारे प्रैक्टिकल के होंगे। समझ में आ गया ना। तो वही चीज यहां पर करनी है, तो लिख दो कंबाइन द लाइक टर्म्स। अगर स्प्लिट करके दिया हुआ है तो ना ही हम बोलेंगे +5, ना ही बोलेंगे -2, वील से कंबाइन द लाइक टर्म्स। ठीक है ना, जिनकी पावर सेम होगी, वेरिएबल सेम होगा, उनको आपने कंबाइन करके फिर आंसर बताना है। अब सेकंड है सम, इसमें थर्ड एक कंसिडरेशन हो सकती है, समटाइम्स द टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। अच्छा, मैंने ना लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी करवाया था, मान लो ऐसा कुछ दिया हो, एंड आई से 1/4 लिखो, और ये है x⁻⁴ + x⁻⁴। पहले बताओ इसकी डिग्री क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, बताओ डिग्री क्या होगी इसकी, दिव्यम डिग्री क्या होगी। अच्छा, नेक्स्ट 6, डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें क्या दिख रही है, 6 दिख रही है ना, इसलिए कह रहे हो। हाँ, तुमने क्या, क्यों क्यों का पॉलिनोमियल नहीं है, फ्रैक्शन तो बेटा नंबर में है ना, एक्स में नहीं है। ठीक है, हाँ चलो, वेरी गुड, डिग्री इज 6, तो देख लो इसका डिग्री 6 है। अब ऐसे वाला क्वेश्चन एक हमारे लास्ट ईयर एग्जाम्पलर में था, मैं आपको वो भी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ क्लास में, लास्ट क्लास में, वो आपको शेयर हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म हियर। अच्छा, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म से पहले मुझे बताओ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁴। 1 है, सबको ठीक है ना। अब मैं पूछती हूँ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, x को ना कभी कभी लीनियर टर्म कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, तो लिख दो जहां पे x की पावर 1 है ना, ब्रैकेट्स में लिख दो कि उसको हम बड़े शौक से बोलते हैं लीनियर टर्म। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इसमें क्या है। अच्छा, x दिख रहा है, दिख रहा है ना ये x, कोएफिशिएंट क्या है इसका, 1। हाँ जी, और सब बच्चों 1/5 बाकी। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि लास्ट क्लास में किया था, ये जो 5 है ये कॉमन डिनोमिनेटर है, इन अ वे ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1/5 प्लस साइन के साथ। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या होगी। ये 3/5 क्यों नहीं, बेचारे ने क्या गलती कर ली।
इन दोनों को ऐड करना है, जिसमें मैंने कहा था ना कंबाइन द लाइक टर्म्स। तो जो कांस्टेंट टर्म बोलेगा ना तो वहां पर गलती हो जाएगी, वहां पे हमें 3/5 देना और 1/4। मतलब मैंने नंबर को स्प्लिट करके बता दिया, लेकिन इनफैक्ट अगर हमें सिस्टम में फीड करना है तो दोनों को ऐड करके ही फीड करेंगे। कल आप मुझे मार्क्स बताओगे ना, आप मुझे बोलोगे 68 मैथ्स में, 28 इधर, तो मैं ऐड करके ही लिखूंगी कि अच्छा इतने मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। तो इस बात समझ में आई ना? तो ऐसे ही यहाँ पर होता है, जो हमारी लाइक टर्म्स है वो हमें ऐड करनी ही है। समझ में आ गया? तो अब तक जो हमारे क्वेश्चंस कवर हुए थे हमारे चैप्टर 2 बुक के हिसाब से, इट वाज अबाउट डिग्रीज, किस तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, और पॉलिनोमियल्स को लिखो। देन लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है वो हमने समझा था, जिसमें डिग्री 1 होती है। एंड नेक्स्ट इज, ये हम करेंगे अब, एक्सरसाइज 2.1 हमने कर ली थी, ठीक है। हाँ, अब एक चीज इसमें और है, मैं आपको एक बार फिर से याद करवा देती हूँ। एक हमने टर्म और पढ़ी थी, वो थी लीडिंग कोएफिशिएंट। एक टर्म इसमें होती है जो कि होती है लीडिंग कोएफिशिएंट। अब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है कि आइडियली जब हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग पावर्स ऑफ द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। अ पॉलिनोमियल इज रिटन, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना, कि स्टैंडर्ड ऐसे होना चाहिए, जैसे हम डेट का फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, डेट मंथ एंड ईयर, है ना। तो ये हमारे लिए इंडियन स्टैंडर्ड ये है। हम 10,000 लिखते हैं तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। वी राइट 1,10,000, वो स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग है। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल्स का भी एक स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग होता है, एंड दैट स्टैंडर्ड इज दैट वी अरेंज इट अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स। की बड़ा अच्छा लगता है कि पहले फोर्थ पावर आए, फिर क्यूब आए, फिर एक्स रेज टू पावर 2 आए, स्क्वायर आए, फिर 1 आए, फिर कांस्टेंट टर्म आए। समझ में आ गया? तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसको हमने डिग्री बोल दिया, उसको सबसे आगे रखेंगे, वो लीड कर रही है। तो ऐसे ही उसका कोएफिशिएंट भी क्या होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट। वो कहीं भी छुप कर बैठा हो, है ना, क्लास मॉनिटर कहीं भी बैठा हो, क्लास में आकर पूछते हैं तो क्या कहता है, आई एम द क्लास रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो लीड तो वही कर रहा होता है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही लीडिंग कोएफिशिएंट होता है जो लीड करेगा, दैट मींस द कोएफिशिएंट ऑफ द डिग्री टर्म। डिग्री वाली टर्म का कोएफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब आपको उसने अरेंज करके नहीं लिखा, एक्स रेज टू पावर 6 को सबसे आप पीछे लिख दिया, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट, तो जहां पर वो बैठा हुआ है आपको हाईएस्ट पावर दिख रही है, वो लीडिंग कोएफिशिएंट है। कि आपने अरेंज नहीं किया, लेकिन अरेंज तो करना ही है, ठीक है, अरेंज करके मुझे वहां भेजना ही है फाइनल में। तो जब अरेंज करना है दैट विल बी द लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। यूजुअली लीडिंग कोएफिशिएंट को नेगेटिव हम देखना, फर्स्ट टर्म को नेगेटिव देखना नहीं पसंद करते, तो उसके अकॉर्डिंगली साइंस को चेंज भी कर देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ लिख कर दिया हुआ है तो बिल्कुल सही है। सो व्हाट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट, -1, लिख लो। हेयर द लीडिंग कोएफिशिएंट इज -1, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं जो आपके पेपर में ना एक एक नंबर के लिए आएंगी। और सीरियसली ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली हो रही हैं। अब कुछ ऐसा नहीं है कि रट्टे मारे क्वेश्चंस बड़े बड़े सॉल्व करें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। सीरियसली, अगर मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला करवा रही हूँ ना, उसके लिए क्वेश्चन आइडेंटिफाइड सर रोम्बस प्रूव, वो क्वेश्चन तो मतलब हम 10th में नहीं डालते, हम लोग तो 9th में सोच भी नहीं सकते कि वो आएगा, ठीक है। अब ऐसे नेक्स्ट लिखो। ठीक है, तो यहां से अब मुझे लीडिंग कोएफिशिएंट बताओ क्या होगा। क्या होगा, -1,
+3 होगा ना, समझ में आ गया ना, बस यही चीज समझने वाली है। तो इफ आई से फॉर्म अ बाइनोमियल विथ डिग्री 7, लीडिंग कोएफिशिएंट -2 एंड कांस्टेंट टर्म 8। अब ऐसे वाले क्वेश्चन आपको सच में आएंगे। इतनी सारी कंडीशंस, पहले तो बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है? कितनी टर्म्स? 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल होता है बेटा वो। बाय इज ऑलवेज डबल, ठीक है ना। बाइनोमियल, डिग्री कितनी दी है? मतलब जो भी वेरिएबल है, यूजुअली एक्स होता है ना। या फॉर्म ऑफ बाइनोमियल इन एक्स लिख दिया उसने, चलो ठीक है ना। तो एक्स की पावर क्या दोगे? 7। लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब इसके आगे क्या लग जाएगा? -2। कांस्टेंट टर्म 8 का ही है, तो कोई और टर्म हम रख सकते हैं? उसने टर्म्स भी बता दिए, एक तो डिग्री की टर्म होनी जरूरी है और एक कांस्टेंट टर्म। बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स, इसके अलावा कोई और टर्म नहीं आएगी। अदरवाइज डिग्री 7 में कितनी टर्म्स आ सकती हैं? लिखो। अब ये देखो, ये चीज जो है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 7। तो मैंने आपको अरेंजमेंट का क्या बताया था पॉलिनोमियल की, कैसे लिखते हैं उसको? डिसेंडिंग पावर के अकॉर्डिंगली। फिर से सोच। तो सबसे पहले टर्म आएगी जिसकी पावर 7 होगी, फिर टर्म आएगी जिसकी पावर 6 होगी, फिर टर्म आएगी जिसकी पावर 5 होगी, फिर टर्म आएगी जिसकी पावर 4 होगी, फिर टर्म आएगी जिसकी पावर 3 होगी, फिर टर्म आएगी जिसकी पावर स्क्वायर होगी, फिर टर्म आएगी जिसके बाद आता है जी, जिसकी एक पावर 1 होगी। और पावर 1 के बाद क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, जिसमें पावर 0 होती है। सो वी टेक फ्रॉम 0, एक्स की पावर 0 टू एक्स की पावर n तक सारी टर्म्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स विल ऑलवेज बी 7 + 1 8। मतलब अब जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? डिग्री n है तो n+1 टर्म्स हो सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम। इससे ऊपर नहीं रख सकते। अब आप मुझे कहो नहीं मैम, मैंने तो मैंने तो एक और टर्म बनाई है विच इज f ले लो, जिसमें मैंने x³ दे दिया। तो इन दोनों को तो कंबाइन होना पड़ेगा ना। ये तो इकट्ठे अलग अलग बैठे हुए हैं, इनको आपको इकट्ठा करना ही पड़ेगा, तो एक टर्म ही बन जाएगी। इसमें कोएफिशिएंट t+f हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये? तो ऐसे हमें ध्यान रखना है कि हमें ट्विस्टेड वर्ड्स को समझना आना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारी है n+1। अच्छा, बता सकते हो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? मुझे डिग्री 7 में मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। 1, क्योंकि मुझे उसी को रखना है। अब इसमें 100 लगा दो, चाहे 200 लगा दो, चाहे 2000 लगा दो, लेकिन x⁻7 तो होनी चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म 1 है, मैक्सिमम विल बी 7+1, n+1 8। बात समझ में आ गया? अब मान लो जैसे कोई पॉलिनोमियल हमें दिया है, ठीक है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमें इक्वेशंस में भी आगे हेल्प करेगा। मान लो अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल दिया है विच इज x⁻5 +3x³ +5x² +2। ठीक है। कितनी टर्म्स है इसमें? 4। कितनी होनी चाहिए थी अगर हो सकती थी मैक्सिमम से मैक्सिमम? 6। 5+1 डिग्री +1 6 टर्म्स। तो कुछ टर्म्स मिसिंग है ना, बिल्कुल हो सकती है। ये x⁻5 है। आप देखो x की 4 की टर्म तो है ही नहीं, x⁻4। फिर 3x³ है और 5x² है, फिर हमारे पास x वाली टर्म तो नहीं है। तो ये टर्म नहीं होने का कारण क्या है? तो अगर आपसे कल कोई पूछता है कि इन दिस पॉलिनोमियल व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻4, तो उसके ना होने का कारण ये है कि इसमें 0, इसका कोएफिशिएंट 0 है। तो लिख दो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट टर्म्स, यही बोल सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट टर्म्स विल बी टेकन एज 0। लिखो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट टर्म्स, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट टर्म्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब ना थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दो। आपके पास बुक्स है किसी के पास?
हमने एक्सरसाइज 2.1 कर ली थी सारी, सारी हो गई थी। ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करना, विच सेज फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन करो। अब मैंने इसमें क्या लिखा है, x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+2, इसकी डिग्री निकालनी है और इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना होगा बेटा ये वाला। अब इसमें क्या है, x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+2। अ क्वेश्चन लाइक दिस एग्जिस्टेड इन आवर प्रीवियस टर्म एज वेल। ठीक है ना, तो इसका निकल गया आंसर। डिग्री क्या है इसकी, 3। सबको समझ में आ गया। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। व्हाट इज x+3 का होल स्क्वायर, क्या होता है, फॉर्मूला बताओ जल्दी से। +9 प्लस, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने x+2 के साथ, तो x³ तो हमारे पास बनकर आ गया। बट अगर एक्स स्क्वायर की टर्म का कोएफिशिएंट निकालना है, तो एक्स स्क्वायर देखो यहां से आएगा, विच इज 2x²। और एक्स स्क्वायर कहां से बनेगा, जब ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, विच इज 6x², है ना। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², +8 -8, +8। ध्यान रखना इस चीज का, अगर यहाँ पे माइनस हो जाता तो कुछ कोएफिशिएंट्स चेंज हो जाते हैं ऊपर साइड। बात समझ में आ गई। तो अब हमारे पास आफ्टर ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, सब कुछ करने के बाद हमारा जो चैप्टर इस चैप्टर में नेक्स्ट आता है, वो है अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो कहते हैं इस चैप्टर में आपको अब स्टडी करना है अबाउट
ओनली वन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स जो कि है लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो उसने कहा है कि जैसे कि आपको दिया जाए कि एक स्क्वायर है, इसकी साइड एक्स है मीटर्स, कोई भी स्क्वायर है उसकी साइड मैंने आपको स्पेसिफाई नहीं की, तो अब अपने दिमाग में बैठाओगे कि 1 2 3 4 कोई भी नंबर आ जाएगा। तो जब हमारे पास वेरिएबल वैल्यूज आती है ना किसी चीज के लिए, तो उसको हम मानते हैं वेरिएबल। इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर तो फिक्स है, उसकी साइड क्या हो सकती है, एक्स मीटर्स। तो ये स्क्वायर है, इसकी साइड एक्स मीटर्स है, अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या होगा, 4 साइड्स हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड विच इज 4x। ठीक है। तो अब मुझे कहा गया है कि अगर मुझे इस चीज के लिए एक टेबल फॉर्म करना है, और मुझे पता है कि साइड लेंथ शुड बी एन इंटीजर, साइड लेंथ शुड बी एन इंटीजर, ये तो इंटीजर ही रख सकते हैं, मतलब 1.1 1.2 नॉट अलाउड। तो क्या हम ये टेबल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टेबल या इसको अरेंज करना चाहते हो या पॉसिबल वैल्यूज बनाना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे कि आई विल टेक वैल्यूज ऑफ साइड एंड आई विल टेक वैल्यूज ऑफ पेरीमीटर। सो साइड होगी x, पेरीमीटर होगा 4x। समझ में आ गया। तो मिनिमम से मिनिमम साइड लेंथ क्या हो सकती है, क्या नेगेटिव हो सकती है, -1 अलाउड होता है, साइड लेंथ में -1 अलाउड होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हमें यहां पर क्या जीरो ले सकते हैं, हम कह रहे हैं स्क्वायर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जीरो भी नॉट अलाउड। तो चाहे उसने इंटीजर कहा है, लेकिन हमारे लिए मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। तो साइड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर इन सेंटीमीटर है और साइड भी इन सेंटीमीटर है। तो अगर मैंने साइड 2 ली, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। साइड 3 ली तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 12। तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है दैट ड्रॉ द टेबल ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज अप टू 5 अप टू 7। बात समझ में आ गई। मतलब आपको ये एक्स की 1 2 3 4 5 6 7 तक बनानी है। और इन जनरल ना फिर हम पता है क्या लिखते हैं, कि जैसे हम ऐसे से प्रोसीड करते रहे, तो हमने कहा यहाँ पे एक्स आ गया तो ये आ जाएगा 4x, बस। कि कुछ भी लिख लो यहाँ पर वैल्यू, एंड x इज एन इंटीजर, वेयर x वेयर x इज एन इंटीजर। बात समझ में आ गई, वेयर x विल बी एन इंटीजर। ठीक है। तो जिसके लिए ना मान सकते हो कि कुछ ऐसा सिंबल यूज किया जा सकता है, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत एडवांस मैथ्स भी आ गई है ना। x बिलोंग्स टू, ठीक है, ये जो होता है ना सिंबल, ये होता है बिलोंग्स टू। तो x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स। और इंटीजर्स के लिए आई थिंक आई ही यूज करते हैं। z इज फॉर रैशनल नंबर्स, यहां पर लिखा हुआ है तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ना वर्ल्ड ऑफ नंबर्स लेकर आओ अपनी बुक, उसके सारी एक्सरसाइज तुम्हें कम से कम मैं करवा दूँ। इंटीजर्स इज जेड, ठीक है ना, इंटीजर्स जेड होते हैं, रैशनल नंबर्स क्यू होते हैं। इंटीजर्स को ना जेड लिखते हैं। तो जेड प्लस लिखा हो मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि आपकी बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी लिखना है तो लिख लो एक बार में। आपको वर्ल्ड ऑफ नंबर्स में ये नोट्स मिल जाएंगे। एन इज फॉर, कैपिटल एन होता है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है ना। डब्ल्यू होता है होल नंबर्स का, जेड होता है फॉर इंटीजर्स। तो अगर z प्लस बोला जाए तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन। z माइनस होगा तो नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, ठीक है। और जीरो तो नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है। देन वी हैव q एज रैशनल नंबर्स, ठीक है। इरैशनल नंबर्स के लिए कोई सिंबल नहीं है,
यूरेशनल है ना, कोई सिंबल नहीं दिया, और आर होता है फॉर रियल नंबर्स। समझ में आ गया? ये हमारे स्टैंडर्ड कुछ सिंबल्स हैं, लेटर्स हैं, जो हमने पर्टिकुलर सेट्स को शो करने के लिए यूज किए। तो ठीक है ना, यहाँ पे समझ में आ गया ना? तो कल अगर मैं कभी अभी जल्दी में लिख दूं ना एक्स इज एन इंटीजर की जगह एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो आपको समझ में आएगा और पता है कि जेड प्लस वाले में। ठीक हो गया ना ये? चलो अब हमारे पास है ऐसा ही कुछ। अब इसने लिखा है एग्जाम्पल 5 आपकी बुक में है, बुक सबके पास नहीं है ना? नहीं लेकर आए, कल से लेकर आनी है, आज मैं ओपन कर रही हूँ। कल से बच्चों प्लीज बुक ले आना, आपके पास नोट्स होंगे, कम से कम कुछ कुछ चीजें वहां बुक में लिख सकते हो। ठीक है? ठीक है ना, तो ये सारा हमारा पूरा देखो, पिछले क्लास में ये हमने ओपन किया था। तो उसमें सारा बताया था हमें कि हम रेक्टेंगल की पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल 4 मैंने अभी आपको करवाया है कि पेरीमीटर इज ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स इज 4x विच इज द लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो अगर साइड्स 1, 1.5, 2, 2.5 होंगी तो पेरीमीटर्स, व्हाट हैपेंस टू द पेरीमीटर इफ साइड इंक्रीजेस बाय 0.5। चलो ये आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन अब करना है, व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर्स। ये आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी होगी। व्हाट हैपन्स टू द पेरीमीटर इफ साइड इंक्रीजेस बाय 0.5। देखो अभी आपने टेबल बनाया था जिसमें ना साइड 1, 1 से इंक्रीज कर रही थी, है ना? तो हमारे पास साइड एक्स 1, 2, 3, 4, पेरीमीटर क्या बन रहा था? 4, फिर 8, फिर 12 और फिर 16। तो कितना इंक्रीज हो रहा था? 4 का ना। अब मैंने 1 रखा, 1.5 रखा, 2, 2.5 रखा, तो क्या आ गया? 4, फिर आ जाएगा 6, और फिर आ जाएगा 8, और फिर आ जाएगा 10 एंड सो ऑन। तो अब जो पेरीमीटर है वो किससे इंक्रीज कर रहा है? 2 से, क्योंकि 4 टाइम्स हो गया। तो अगर एक चीज x थी, उसको 4 टाइम्स कर देंगे, तो जो x में ग्रोथ है इस 4x में, मतलब मैं लिख रही हूं कि अगर y इक्वल टू एक्स, अब ये चीज दोबारा से तुम्हारे पास आएगी नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट वाले टॉपिक में। और दूसरे में लिखा y इज इक्वल टू 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स उसको ज्यादा इंक्रीज मिल रहा है। आप x की एक हल्की वैल्यू डाल लो, वो अपने आप को 4 गुना कर लेगा। ठीक है ना, वही सेम आउटपुट आपको 4 गुना मिलेगा। तो आपने x को 0.5 से बढ़ाया, लेकिन जो आउटपुट है वो 2 से बढ़ गया। तो क्या होता है कि मान लो y इज इक्वल टू x1 और y2 या y1 लिखा ना, तो y2 क्या लिखा मैंने? x1 प्लस 0.5 कर दिया ये y1 को। तो अब जो y1 है, x1 ये 4 टाइम्स था, ठीक है ना, तो 4x1 तो हो ही रहा है, साथ की साथ 0.5 इंटू 4, ये भी उसमें इंक्रीज आ रहा है। बात समझ में आ गई? ये चीज ना आगे जब हमारे ग्राफ्स थोड़े बहुत आएंगे ना, तब हम इस चीज को और अच्छे से पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? ऐसे ये वाला है, चेस क्लब चार्जेस अ ज्वाइनिंग फीस ऑफ 200 प्लस 50 फॉर एवरी मैच प्लेड। The following table shows the amount a player will have to play as the number of matches varies। तो सबसे पहले तो उसने कहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मैचेस प्लेड है वो 1 है। तो यहां पर उसको कितना पे करना है? 200 प्लस 50। लिख लो ऐसे, लिखो नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, एग्जांपल लिखो 5, पेज नंबर 19, चैप्टर 2। नंबर ऑफ मैचेस 1 है, तो अमाउंट पेड क्या होगा? फिक्स्ड अमाउंट 200 प्लस 50। ठीक है, ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ मैचेस 1, देन अमाउंट पेड इज 200 प्लस 50। नंबर ऑफ मैचेस 2 होगा, तो 200 तो देना ही है, लेकिन 50 पे करना है फॉर 2 मैचेस। टोटल 300 आ गया, इक्वल टू 300। टेबल बना लोगे ना ऐसे, इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम मैचेस, इन्होंने दिया हुआ है हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, नंबर ऑफ मैचेस एंड अमाउंट। So if one match is played, I will say 200 plus 50 equals to 250. If two matches are played,
कि 200 तो मिनिमम फीस है ही है, लेकिन अब 50 रुपीज पर मैच देना है, तो अब ये हो जाएगा 300। फिर अगर 3 मैचेस हैं तो आप लिखोगे 200 + 50 × 3, 150 ऐड हो गया, कितना हो जाएगा 350। समझ में आ गया? 4 मैचेस प्ले कर रहे हैं तो 200 + 50 × 4 = 400। तो ऐसे ही करते करते अगर मैं m मैचेस प्ले कर रही हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो उसका कितना अमाउंट होगा यहाँ पर? 200 + 50, जो यहाँ पे नंबर है m, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 200 + 50 m। यही एक चीज थी जो है ना, एक टैक्सी चार्जेस वाला क्वेश्चन आता है, अगर इसमें दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको पक्का वो क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी। बिकॉज उसमें ना हम कोशिश कर लेते थे, बच्चे फिर भी इक्वेशन में ना गलती करते थे, मैं अभी करवा देती हूँ उसको। ठीक है, अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में लिखा है, ठीक है, जो बहुत जरूरी है। देखो, अब उसने कहा है कि इफ अ प्लेयर पेड 750, हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले। तो अब मैं तुम्हें इसमें 7500 दे दूं कि उसके ना चार्जेस इतने पड़ गए हैं, तो आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन करोगे, अच्छा इतने मैचेस प्ले कर लिए। होते हैं ना, हम लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, फिर से नहीं नहीं उसके अकाउंट में तो 7500 ड्यू है, 750 ड्यू है। तो अब आपको अपने दिमाग में, अब अच्छा इसको एज इट बात को ले लोगे, या फिर आप एनालाइज करते हो उसकी बात को कि अब उसने कितने मैचेस प्ले कर लिए। तो मुझे पता था कि जनरल मैचेस प्ले करने का ना एक्सप्रेशन अमाउंट का ये बना है, विच इज 200 + 5m। इसको किसके इक्वेट कर दो, 750। मतलब इसमें से 200 माइनस किया, हमारे पास 550, तो 200 तो क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट है, 550 है नंबर ऑफ मैचेस के हिसाब से, और एक मैच का आप कितना दे रहे हो, 50। ठीक है, तो डिवाइड बाय 50 किया, कितने, 11 मैचेस। बात समझ में आ गई? so this is how we form linear expressions and how we deduce further things from that linear expression। तो जो आप अपने सॉफ्टवेयर देखते हो ना, आप बोलोगे ना जाकर किसी को, अगर ऐसा कोई क्लब आपने ज्वाइन किया हो, या पूछता मैम मैंने तो इतने बुक्स ली थी, मैंने तो इतने लिया है, वो सिर्फ नंबर ऑफ बुक्स फीड करते हैं और आपके पास पूरा डेटा आ जाता है। मतलब बैक एंड में ना, उस सॉफ्टवेयर के या बैक एंड उस सिस्टम के बैक एंड में उसने ये इक्वेशन दी हुई है कि तुम्हें तो ये इक्वेशन फिक्स कर दी है, एम की वैल्यू तुम्हें फीड की जाएगी, तुम फटाफट प्लस करके मुझे आंसर दे दो। बात समझ में आई? तो दिस इज द माइंड दैट वर्क्स बिहाइंड द सॉफ्टवेयर। राइट, समझ में आ गया? अब जो क्वेश्चन बहुत जरूरी है, और ये हर बार आता था लास्ट क्लास में, और बच्चे ना इसको हर पेपर से पहले पूछते थे, इक्वेशंस गलत करते थे, देखते हैं इसके बाद आप वो कर पाओगे कि नहीं। तो लिखा है द टैक्सी चार्जेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किसी ना किसी स्कूल का किसी कोई ना कोई टर्म का पेपर इस क्वेश्चन के बिना अधूरा है, ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, सो इट सेज द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी इज एज फॉलोज। ठीक है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी इज एज फॉलोज। सबने लिख लिया ना, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी इज एज फॉलोज। वरदान थोड़ी देर वेट करो, इसमें है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। The fare is ₹8, and for subsequent distance, for subsequent distance इसके बाद का, subsequent इसके बाद, and for subsequent distance it is ₹5 per kilometer। So taking distance as x किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस जितना भी जाना है, ठीक है ना, टोटल, मतलब तुम अगर कैब बुक करते हो ना, तो वो तुम्हें अप्रोक्सीमेट फेयर कैसे बताती होगी? सोचो, वो जो ऐप है वो अंदर से कैसे दिमाग लगा कर बताती है कि यहां से वहां जाओगे तो इतने चार्जेस पड़ते हैं। कोई ना कोई तो पीछे आइडिया होगा कि रैंडमली कोई भी नंबर उठा के बोल दे नहीं नहीं 400 रुपए, नहीं नहीं आज 300 रुपए। ठीक है ना, तो आप देखोगे कि दो पर्टिकुलर लोकेशंस में मिनिमम अमाउंट ना ऑलवेज फिक्स होता है, उसके बाद तो जितना मर्जी रेट करते हैं उसको। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस एज एक्स एंड टोटल फेयर एज वाई। टोटल चार्जेस कितने पैसे बढ़ेंगे तुम्हें एज ₹y। तो मुझे ना इसका एक टेबल बनाना है।
ड्रॉ अ टेबल फॉर वैल्यूज ऑफ पॉसिबल चार्जेस। ठीक है, ये नाइन्थ में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब अपने हिसाब से सिखाती तब भी ऐसे ही थी, जैसे आज आपको टेबल बना के सिखाऊंगी वैसे ही सिखाते थे, पर होता क्या है बच्चे कुछ ना कुछ इसमें फिर भी समझ नहीं पाते, बिकॉज हम पैटर्न के अकॉर्डिंगली नहीं समझा पा रहे। ठीक है, तो आपको पता है कि कुछ चार्जेस आएंगे, जितना डिस्टेंस जा रहा है ना उसके हिसाब से चार्जेस होंगे। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होगा, सिर्फ उसने अगर 1 किलोमीटर जाना है तो कितना देगा, 8 रुपीज दे देगा। बिल्कुल समझ में आ गई बात। अब इसके बाद अगर उसे 2 किलोमीटर जाना है, किसी बंदे को तो 2 किलोमीटर ट्रैवल करना है, कितना हो जाएगा, 13 कैसे होगा, कि 8 रुपए तो पक्के हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चला, कितना एक्स्ट्रा है, 1, तो 1 × 5 विच इज 13 रुपीज। समझ में आया पैटर्न। अब ऐसे ही है 3 किलोमीटर चलने वाले को, जिसने इस टैक्सी को यूज करना है फॉर 3 किलोमीटर्स, उसके लिए क्या होगा बताओ, 8 प्लस कितने किलोमीटर फालतू है 1 से 2, 1 के ऊपर कितने किलोमीटर्स है सब्सिक्वेंट लिखा है ना, तो 2 × 5 विच इज 18। 4 किलोमीटर्स के लिए क्या होगा, ठीक है, सो इट विल बी 23। समझ में आ गया। तो ऐसे ही हमने डिस्टेंस को रखा था x और फेयर को रखा था y, तो कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे, मिनिमम 8 तो प्लस हो ही रहा है, इस x में क्या कर रहे हैं हर बार, 8 + 5 y तो चार्जेस है वो तो यही रहेगा, 8 + x, x मल्टीप्लाई होगा 5 से, हमेशा x में क्या करे थे, या 4 में आपने 3 लिखा, 3 में आपने 2 लिखा, तो अगर x यहाँ पे दिया होगा तो क्या लिखोगे, x - 5, और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। अब निकालो, ये सबसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, क्योंकि इसकी इतनी वेरिएशंस है। अब किसी सिटी में टैक्सी चार्जेस ऐसे हैं कि नहीं नहीं तुम्हें 8 रुपए तो देना ही है, इसके बाद जितने किलोमीटर ट्रैवल करोगे हमें डिस्टेंस चाहिए, है ना। ये भी होता है कि 20 रुपीज बेस चार्जेस है, इसके बाद जितना किलोमीटर है उतने चार्जेस आपको लगेंगे। कभी कभी कहते हैं 2 किलोमीटर के लिए फिक्स कर दिया, उसके बाद जाना है तो चार्जेस लगेंगे। अब किसी ने कंपटीशन में ऐप उतारनी है तो कुछ तो वेरिएशन करेगा ना। तो दीज आर द माइंड दैट विल वर्क इन दैट ऐप, जो अप्रोक्सीमेट फेयर निकालकर थोड़ा बहुत उसको प्लस माइनस कर देगी। तो ये मेरे पास बन जाएगा 8 + 5x - 5 विच विल बी 3 + 5x। ठीक है, दीज विल बी द टैक्सी चार्जेस। तो सिस्टम ने क्या किया, सिर्फ एक्स को फीड किया, उसमें बाकी सब एडजस्टमेंट्स करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके वैल्यू आपको बता दी। तो कल आपसे पूछे कि मैं जा रही हूं फॉर 15 किलोमीटर्स, व्हाट आर द चार्जेस, इफ यू हैव टू ट्रैवल फॉर 15 किलोमीटर्स व्हाट विल बी द चार्जेस। तो अगर आपने ये इक्वेशन निकाली हुई है, आप कुछ नहीं सोचोगे, आप डायरेक्टली इसमें 15 पुट कर दोगे, क्योंकि इसने सब कुछ एडजस्टमेंट्स ले लिए। अदरवाइज आप क्या करोगे, 8 + 14 × 5। बात समझ में आ गया, कि 8 + 15 - 1 × 5। इस इक्वेशन ने वो एडजस्टमेंट्स अपने आप सब में लेकर अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, सो 3 + 75, यहाँ पे 78 आ रहा है, और क्या ये भी 78 आ रहा है। हमने दो तरह से कैलकुलेशंस की, सब जगह से सेम आया है। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई कहता है कि इफ अ पर्सन हैज पेड, लिखो, इफ अ पर्सन हैज पेड रुपीज, कितने लिखूं, 103 होना चाहिए इससे वैसे। देन फाइंड द किलोमीटर्स ही हैज ट्रेवल्ड। अभी ट्रिकी क्वेश्चन, उसने 103 रुपए, नहीं ट्रिकी नहीं होगा, इक्वेशन के हिसाब से तो सही हो जाएगा। हाँ, इफ ही हैज पेड 103 रुपीज
सो हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रैवल? तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी थी? बताओ आयुष, इक्वेशन क्या थी? क्या लिखा है क्वेश्चन ये? इफ अ पर्सन हैज पेड 103 रुपीज। हाँ, तो कैसे करोगे इसको? तुम्हारी इक्वेशन क्या कह रही थी? 3 + 5x है चार्जेस। अब वो चार्जेस किसके इक्वल आ गए? तो क्या हो जाएगा? एक्स कितना आ जाएगा? कि कल कोई बोले मैं तो 103 रुपए देकर आया हूं, तो आप सोचे अच्छा तो 20 किलोमीटर चला था। बात समझ में आई ना? एंड देन यू कैन जस्टिफाई द क्लेम कि अच्छा तुम्हारा घर इतना दूर है मेरे घर से कि तुम ऐसे ही बोल रहे हो। बात समझ में आ गई सबको ये? दिस इज हाउ वी वेरीफाई क्लेम्स, दिस इज हाउ वी वेरीफाई व्हाट द पर्सन इज, मतलब उसकी बात का मतलब निकाल रहे हैं। समझ में आ गया इतना? ठीक है ना? सो टुमारो इफ समवन आस्किंग यू फॉर 103 एंड देन यू से अच्छा इतना डिस्टेंस है हमारा घर से कि आप इतना चार्जेस ले रहे हो। तो वही चीज है कि जब हम इस चीजों को फॉलो करते हैं तो वी कैन ऑब्जर्व अ पैटर्न। राइट, समझ में आ गया? ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जो आपने करना है, और ये पैटर्न हमारी इसमें क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन होगा ही। ठीक है ना? तो कहते हैं कि इन चीजों से आप ना, जो हमने अभी चीजें पढ़ी हैं आपको सिखाई हैं, हम लीनियर पॉलिनोमियल्स का ना एक कैरेक्टरिस्टिक समझ पाते हैं, दैट डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज एट इंटीजर्स इज कांस्टेंट। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में लिख लो, ये जरूरी है। लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज एट इंटीजर्स इज कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के केस में, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, उस एग्जांपल में जैसे यहां पर प्लेयर प्लेस, तो आपने जब टेबल फॉर्म किया 250, 350, 400, हर बार 50 50 रुपीज इंक्रीज हो गए। ठीक है? तो ऐसे ही पिछले वाले क्वेश्चन में भी होगा, ऐसे ही जो हमारा टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन है इसमें भी होगा। ठीक है? देखें, 13, 18, 23, 8, डिफरेंस कितना था? 5 का। है ना? डिफरेंस हर बार होगा। समझ में आ गया? तो इसके बाद लास्ट जो चीज हमें पढ़नी है इसमें, ठीक है, सो ये वाला एग्जांपल, चलो एग्जांपल 6 कर लो। सम ऑफ टू नंबर्स इज 64। दो नंबर्स का सम 64 है। वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर। तो कैसे लेते हैं इसको? एक x लेना है और एक x + 10 लेना है। लिखोगे लेट द टू नंबर्स बी, लिखो, या लेट द स्मॉलर नंबर जैसे लिखा है, बिल्कुल लिखोगे ऐसे, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, therefore the larger number, therefore larger number is equal to x + 10। सम दिया हुआ है 64, तो x + 10 इज इक्वल टू 64। 2x इज इक्वल टू 54, x की वैल्यू आ गई 27, अदर नंबर कितना हो जाएगा? 37। द टू नंबर्स आर 27 एंड 37। ठीक है? एक और चीज उसने कही कि जब आप पॉलिनोमियल्स को देख रहे हो ना, इसको आप इनपुट आउटपुट करके देख सकते हो कि एक मशीनरी है, उसमें मैं कुछ वैल्यूज फीड कर रही हूँ। मैंने एक्स डाला, वाई मेरे पास आउटपुट आ गया। सो इफ आई पुट 2, मेरे पास एक आउटपुट ये आ जाता है। इफ आई पुट 3, तो आउटपुट एक आ जाता है। ठीक है? तो उस तरह से एक पॉलिनोमियल बनकर आ जाएगा। राइट? सो ये देखो, उसने इनपुट रखा, आउटपुट आपके पास ऐसा कुछ आ। राइट? तो इसकी बात हम करेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कल की क्लास में। समझ में आ गया? ठीक है? तो ये हम लीनियर फंक्शंस और क्वाड्रेटिक फंक्शंस और वैल्यूज, इन सबको हम करेंगे। आप लोग अपनी बुक्स लेकर आओगे कल तक।